हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 08। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर नंबर 07 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने किंगडम फंगी के रिलेटेड एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल को अच्छे तरह से समझा था। और आज हम लोग किंगडम फंगी के अंदर जो 4 क्लासेस हैं उनके बारे में जान लेंगे। वो 4 क्लासेस कौन सी हैं? फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। आज उन क्लासेस के बारे में जान लेंगे। तो सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शायद मिलूंगा और आप देख रहे हैं स्टाइल डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बार किंगडम फंगी का सेक्सुअल लाइफ साइकिल, जो कि मैं पहले लेक्चर में पढ़ाया था, उसको एक बार रिवीजन कर देता हूं। देखिए, सेक्सुअल लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 2 हाइफे रहता है, हाइफे से फिर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद पहले प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होगा। फिर कौन सा स्टेज का फॉर्मेशन होगा? फिर फॉर्मेशन होगा हमारा डाइकैरियन स्टेज का। डाइकैरियन स्टेज का प्लॉइडी क्या होता है? देखिए, गैमेट का प्लॉइडी तो हैप्लॉइड था, गैमेट इटसेल्फ हैप्लॉइड होता है। ये गैमेट पढ़ाने के समय भी बोला था। अब गैमेट का जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा और प्लाज्मोगैमी होगा, तब डाइकैरियन स्टेज में प्लॉइडी होगा N+N। अभी डाइकैरियन स्टेज के बाद क्या होगा? उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होगा। उसके फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोगैमी कहते हैं। अभी कैरियोगैमी के बाद क्या होगा? कैरियोगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर जाइगोट फिर इटसेल्फ वो हाइफे में कन्वर्टेड हो जाएगा, डेवलप फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस में। वो तो अलग ही बात है, फिर उसका लाइफ साइकिल चलता ही रहता है ऐसे। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि किंगडम फंगी के कौन कौन सी क्लास है, ऐसा कौन कौन सी क्लास है जिसमें वो डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा। पहले हम लोग लिख लेते हैं फाइकोमाइसीटीज के बारे में। फाइकोमाइसीटीज में क्या होगा? फाइकोमाइसीटीज में प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगैमी। मतलब फाइकोमाइसीटीज में, क्लास फाइकोमाइसीटीज में हमें डाइकैरियन स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे प्लाज्मोगैमी is followed by immediate कैरियोगैमी। इसका मतलब क्या होगा? डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट होगा, क्योंकि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ हो रहा है। अगर यहां पर गैमेट रहा, ऐसे 2 गैमेट है, 2 गैमेट एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, एक साथ फ्यूज करके यहां एक ही स्टेप में जाइगोट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। ये ही जाइगोट हो गया, यही जाइगोट हो गया इनके लिए। ये दोनों गैमेट होगा, गैमेट फ्यूज करके एक ही स्टेप में जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा और यहां पर कोई इंटरमीडिएट डाइकैरियन स्टेप प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे डाइकैरियन इज एब्सेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास के बारे में देख लेते हैं, एस्कोमाइसीटीज। और बेसिडियोमाइसीटीज, जो कि उसके बाद के वाला क्लास है। अच्छा, इन दोनों क्लासेस में क्या देखा जाता है? मतलब एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में क्या देखा जाएगा? यहाँ पर डाइकैरियन स्टेज हमें प्रेजेंट मिलेगा। मतलब हम लोग इस स्टेज को सेपरेटली लिख सकते हैं कि पहले यहाँ पर क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा हाइफे से। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक ऐसा इंटरमीडिएट डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट होगा। मतलब पहले यहाँ पर प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी से प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाएगा,
फ्यूजन के बाद यहां पर ये इंटरमीडिएट डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज का प्रेजेंट होगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं डाइकैरियन स्टेज। और डाइकैरियन स्टेज के बाद यहां पर फिर कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी के बाद हमें जाइगोट देखने को मिलेगा। जो जाइगोट होगा वो यहां पर हमें मिल जाएगा। तो फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे इस दोनों स्टेप में डाइकैरियन स्टेप प्रेजेंट। डाइकैरियन स्टेप हमें प्रेजेंट मिलेगा। और जो लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसीट्स, वो मतलब वो एक बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि उस क्लास को हम लोग इनपरफेक्ट फंगी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो फिर डाइकैरियन स्टेज फॉर्म आने का या फिर डाइकैरियन स्टेज फॉर्म होने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं उठता। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपका नहीं हो रहा है तो डाइकैरियन स्टेज कैसे फॉर्म होगा? गैमेट ही नहीं फॉर्म होगा, डाइकैरियन स्टेज कैसे फॉर्म होगा? तो फिर हम लोग ड्यूटेरोमाइसीट्स के बारे में लिखेंगे। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, तो फिर डाइकैरियन स्टेज भी एब्सेंट होगा। यही है कुछ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइकैरियन स्टेज। मैंने बता दिया थोड़ा, और एक बार बता देता हूँ। क्लास फाइकोमाइसीट्स जो होगा वहाँ पर डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट होगा, क्योंकि प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी। एंड जो एस्कोमाइसीट्स एंड बेस्टियोमाइसीट्स है वहाँ पर डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट होगा, ऐसे जैसे आपको पिक्चरली अभी बताया। फिर ड्यूटेरोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है डाइकैरियन स्टेज का फॉर्मेशन का। अभी चलिए देख लेते हैं। मैं जब मॉर्फोलॉजी और माइसिलियम पढ़ा रहा था, माइसिलियम जब पढ़ा रहा था या फिर हाइफी जब पढ़ा रहा था, तब मैंने 2 टाइप्स के हाइफी के बारे में आपको बताया था। एक था सेप्टेड हाइफी, एक था एसेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी कौन सा होगा? सेप्टेड हाइफी वो हाइफी होगा जिसमें सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहता है। और एसेप्टेड हाइफी कौन सा होगा? जिसमें सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, उसको हम लोग एसेप्टेड हाइफी कहते हैं। तो फिर देख लेते हैं अभी कि इन चारों क्लास में किस किस क्लास में सेप्टेड हाइफी पाया जाता है और किस किस क्लास में एसेप्टेड हाइफी पाया जाता है। चलिए पहले देख लेते हैं। जो क्लास फाइकोमाइसीट्स होगा, पहला क्लास लिख लेते हैं फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स जो क्लास होगा वहां पर हमें एसेप्टेड हाइफी और कोइनोसाइटिक का कंडीशन मिलेगा। तो फिर मैं लिख दूंगा यहां पर हाइफी होगा एसेप्टेड एंड प्लस कोइनोसाइटिक। अच्छा, अभी इसका थोड़ा पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं तो फिर आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने कोइनोसाइटिक का मतलब पहले क्लास में एक्सप्लेन किया था। आप बताइए अभी कोइनोसाइटिक का मतलब क्या है? अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो फिर आप लोग इजीली बता पाओगे। बताइए इधर उधर क्या देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, कोइनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं, मल्टीन्यूक्लिएट। कोइनोसाइटिक का मतलब है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। और वो हाइफी देखने में कैसा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। अगर ये हमारा हाइफी हो गया तो फिर एसेप्टेड कंडीशन मतलब कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैं कोई भी क्रॉस वॉल ड्रॉ नहीं करूंगा और यहां पर ऐसे 3 न्यूक्लियस दे दूंगा। देखिए, ये एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि अगर मैं इसमें क्रॉस वॉल दे देता, सपोज मैं इसमें क्रॉस वॉल दे दिया,
तो फिर क्या हुआ, ये 3 सेल्स में डिवाइड हो गया, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर 3 सेल्स में डिवाइड हो गया, पर और इन 3 सेलों का डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है। देखिए अगर मैं ये क्रॉस वॉल अभी हटा दूं तो फिर क्या हुआ, ये 3 न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, पर इसमें जो क्रॉस वॉल था वो चला गया और वो 3 सेल अभी एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो गया। मतलब ये इटसेल्फ एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और इसमें 3 न्यूक्लियस या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट प्रेजेंट है। तो फिर ये हो गया हाइफी इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक। अभी हम लोग दूसरे क्लास में देख लेते हैं क्या पाया जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। अच्छा, इन 3 क्लासेस में क्या होगा, मतलब इन 3 क्लासेस में हाइफी का स्टेट कैसा होगा, इन तीनों क्लासेस में हाइफी का स्टेट होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। मतलब इन 3 क्लासेस में जो भी हाइफी होगा उसमें क्रॉस वॉल या फिर सेप्टा प्रेजेंट रहेगा। तो फिर लिख देते हैं जल्दी से, हाइफी branched and septate। ये हो गया हाइफी का स्टेट। इन तीनों क्लासेस में हाइफी पाया जाएगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। मतलब कैसा होगा, अगर ये हाइफी हो गया तो फिर यहां पर ऐसे सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहेगा, इसे हम कहेंगे ब्रांच्ड या फिर सेप्टेड हाइफी। तो फिर आप इस चीज को अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब फिर हम देखेंगे फंगी का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई थिंक अभी तक आप सभी ने इस चीज को लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूं। चलिए, पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, पर आपको पहले एक स्टोरी सुना देता हूं। वो स्टोरी है रूपाली का। देखिए, मैं एक स्टोरी बोल देता हूं रूपाली का। सपोज ये है हमारा रूपाली, एक बहुत सुंदर कन्या है। हाँ, ये है हमारा प्यारी सी लड़की रूपाली। अभी रूपाली को शादी करना है, पर रूपाली अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्टूडियस थी। वो कहीं भी मतलब उसका ध्यान नहीं गया प्यार मोहब्बत में, क्योंकि उसको पता था कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो बेटा अभी मौका है। तो फिर रूपाली ने क्या किया, रूपाली ने अब रूपाली का मैरिज का एज हो गया, रूपाली को अब करना है शादी। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गई। हाँ, अभी अब रूपाली को शादी करना है। तो फिर अभी रूपाली को अपना मतलब पसंदीदा लड़का कैसे मिलेगा, उसको अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। अरेंज मैरिज में रूपाली ने बहुत सारा क्राइटेरिया रखा। रूपाली ने क्या क्या क्राइटेरिया रखा, रूपाली ने बोला कि मेरा हस्बैंड जो होगा उसको डॉक्टर होना है, मेरा हस्बैंड जो होगा उसको डॉक्टर होना है। फिर मेरा हस्बैंड जो होगा उसको गुड लुकिंग भी होना है। फिर मेरा हस्बैंड जो होगा उसको लंबा भी होना है, मतलब 5'8" टाइप्स का हाइट होना है। 6 फुट लिख देते हैं। देखिए, रूपाली का डिमांड देख रहे हैं, डिमांड करेगी क्यों नहीं, वो डॉक्टर है, बहुत बड़ा एमडी किया हुआ है उन्होंने। तो फिर रूपाली का ऐसे फिर अच्छा इनकम भी होना चाहिए, लिख देते हैं 6 लाख पर मंथ। अभी देखिए, तो फिर रूपाली ने इतना क्राइटेरिया सामने रख दिया बस एक शादी करने के लिए। अभी देखिए, रूपाली को अपना पसंदीदा लड़का मिले या ना मिले, उसने क्या किया, प्राइमरीली उसने क्या किया ये हम समझ लेते हैं। उसने पहला क्राइटेरिया रखा कि वो डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि रूपाली खुद भी डॉक्टर थी। फिर उसने क्राइटेरिया रखा उसको गुड लुकिंग होना है। फिर उसने क्राइटेरिया रखा उसको 6 फीट लंबा लड़का चाहिए।
फिर उसने बोला मुझे 6 लाख पर मंथ जो लड़का कमाएगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। अभी ये अपना मनपसंद लड़का, इसका जो मनपसंद लड़का होगा, क्या ये सारे चेक्स बॉक्स क्लियर करेगा? मतलब इस पसंद उसके पसंदीदा लड़के में सारे कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा, जो कैरेक्टर बोला रूपाली ने। तो अभी तक मैंने जो आपको ये स्टोरी बोला उसका तात्पर्य क्या निकला, उससे आपको क्या समझ में आया? इसका तात्पर्य ये है, देखिए जब रूपाली को सिंपल अरेंज मैरिज भी करना होता है तो वो इतने क्राइटेरिया रख दिया। इस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही ये सारे क्राइटेरिया ये लड़का सेटिस्फाई करेगा तभी रूपाली जाकर इसके गले में हार डाल देगी। तो फिर जब हम किंगडम फंगी को 4 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं तो फिर उसका भी कोई बेसिस रहेगा। यहाँ पर शादी के लिए इतना सारा क्राइटेरिया रह रहा है तो फिर एक पूरे किंगडम को जब वो क्लासिफाई कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग एक 4 क्लासेस में, तो फिर उसका भी कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा। तो फिर चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी। हेडिंग दे लीजिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन of kingdom fungi। अच्छा ये चीज मिटा देता हूं। तो पता नहीं रूपाली को अपना मनपसंद लड़का मिला होगा या भी या नहीं, पर हमें तो पढ़ना है अभी किंगडम फंगी। नहीं तो एक बात तो श्योर है, अभी अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो फिर डॉक्टर तो बन ही नहीं पाओगे। रूपाली तो फिर भी डॉक्टर थी, फिर इतने डिमांड रख रही थी, आप तो डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे। तो फिर अगर अभी से पढ़ाई लिखाई नहीं करना स्टार्ट किया तो फिर चलिए, तो फिर हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी। देखिए किंगडम फंगी को हम लोग 3 बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। वो 3 बेसिस कौन सा है? पहला होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फिर होगा मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो फिर मैं वो 3 क्राइटेरिया लिख देता हूं अभी। पहला होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फिर होगा मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो फिर ये हो गया हमारा 3 क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर हम लोग किंगडम फंगी को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो फिर अभी मुझे बताइए, देखिए मैं 2 कैरेक्टर ऐसे लिखा कि मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर या फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। अभी बताइए, मैं जब सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल आपको समझा रहा था पहले क्लास में, तब आप देखे थे कि स्पोर सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल साइकिल में भी प्रेजेंट हो सकता है और एसेक्सुअल साइकिल में भी प्रेजेंट हो सकता है। पर यहाँ पर हम लोग कौन सा साइकिल को इंपॉर्टेंस देंगे? मैं चैप्टर नंबर 1 में भी जब पढ़ा रहा था तभी भी बताया था, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हर वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बता रहे हैं। मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ था, क्योंकि एनसीईआरटी में बस लिखा था फॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, बस यही लिखा था। मैंने ये चीज क्लासिफाई कर दिया। फ्रूटिंग बॉडी कौन सा फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी होगा सेक्सुअल, और स्पोर भी होगा सेक्सुअल। अच्छा, अभी हम इसके बेसिस पर चलिए फंगी को डिवाइड कर लेते हैं, फंगी को 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर लेते हैं। चलिए मैं इन 3 क्राइटेरिया को ही यूज करूंगा, देख लेंगे। इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर ही हम लोग
फंगी को क्लासेस में डिवाइड करेंगे। चलिए फंगी लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग देख लेंगे कौन कौन से क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और कौन कौन से क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, और प्रेजेंट लिख देता हूं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। अच्छा, इस बेसिस पर हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग अभी देख लेंगे कौन कौन से क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और कौन कौन से नहीं। मैं पहले ही बोल देता हूं, इसके पहले भी बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू डोमाइसिटिस में एब्सेंट रहता है। तो फिर हम लिखेंगे पहले ड्यू टू डोमाइसिटिस, ड्यू टू डोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाएगा, तो फिर इसको यहां पर रख दिए। फिर अभी जो ग्रुप बना, यहां पर हमने जो ग्रुप बनाया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसको भी हम लोग दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। माइसिलियम सेप्टेड होगा या फिर एसेप्टेड होगा, तो फिर इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। एक्सेप्टेड माइसिलियम और क्लास हो जाएगा सेप्टेड। माइसिलियम इसके बेसिस में हम लोग अभी इसको क्लासिफाई करेंगे। देखिए इसको तो मैंने बता ही दिया है कि किस क्लास में ओनली और ओनली किस क्लास में एक्सेप्टेड हाइफी पाया जाएगा या फिर एक्सेप्टेड माइसिलियम पाया जाएगा, वो होगा फाइकोमाइसिटिस। तो चलिए लिख देते हैं अभी, ये होगा हमारा फाइकोमाइसिटिस। और कौन कौन से क्लास में सेप्टेड हाइफी पाया जाएगा या फिर सेप्टेड माइसिलियम पाया जाएगा, वो होगा एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। चलिए लिख देते हैं, एंड बेसिडियोमाइसिटिस। चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी इनटू वेरियस क्लासेस। चलिए मैं इसको आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट का जो ग्रुप हुआ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट का जो और एक ग्रुप हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट जो ग्रुप बना उसको हम लोग दो क्लास में फिर क्लासिफाई करेंगे, जिसमें होगा एक में होगा एक्सेप्टेड हाइफी या फिर एक्सेप्टेड माइसिलियम और एक में हो जाएगा सेप्टेड माइसिलियम। जिसमें होगा एक्सेप्टेड हाइफी या फिर एक्सेप्टेड माइसिलियम उस क्लास को हम कहेंगे फाइकोमाइसिटिस, और जिस क्लास में माइसिलियम सेप्टेड पाया जाएगा उसे हम कहेंगे या फिर उस क्लास वो क्लास होगा एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा किस क्लास में, ड्यूटेरोमाइसिटिस में। अभी और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्टेड माइसिलियम है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये एक फंगी का बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर हो जाता है, तो फिर हम इसे लिखेंगे प्रिमिटिव फंगी। और ये बहुत मॉडर्न कैरेक्टर है, इसको लिखने का उतना जरूरत नहीं है, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो फिर आप इस चीज को अभी जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा के क्लास फाइकोमाइसिटिस से फ्रेशली स्टार्ट करूंगा। तो फिर अभी के अभी इसे जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्लास फाइकोमाइसीट्स को स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास फाइकोमाइसीट्स को। देख लेते हैं फाइकोमाइसीट्स के बारे में दो बातें। तो अभी पहले हम फाइकोमाइसीट्स का हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फाइकोमाइसीट्स कहाँ कहाँ पाया जाएगा। देखिए फाइकोमाइसीट्स प्राइमरली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। फाइकोमाइसीट्स एक ओनली क्लास ऑफ फंगी है, इन चारों क्लासों में फाइकोमाइसीट्स ओनली क्लास ऑफ फंगी है जो कि एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाएगा। तो फिर चलिए पहले लिखते हैं एक्वाटिक। फिर हम लोग इसके बारे में और लिख सकते हैं कि ओनली फंगी फाउंड इन aquatic हैबिटेट। यही एक इकलौता फंगी है जो कि एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाएगा। फिर हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में और लिख सकते हैं, इट इज फाउंड इन डेड डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डिकेइंग वुड, moist and damp places। फिर हम लोग इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में दो बातें कर लेते हैं। इसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाएगा। अभी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा पाया जाएगा, हम इसमें लिख सकते हैं इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स। अभी मैंने बताया इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का तात्पर्य ये है कि जो पैरासाइट होगा या फिर जो फंगी होगा वो होस्ट बॉडी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होगा। अगर होस्ट बॉडी मर जाए, अगर होस्ट को हम लोग मार दे तो फंगी ऑटोमेटिकली फिनिश्ड हो जाएगा, उसका काम यूं ही तमाम हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं आपके लिए। पूरे तरह से होस्ट बॉडी के ऊपर, होस्ट के ऊपर निर्भर होगा। मतलब जैसे आपको बताया कि अगर होस्ट मर जाए कि या फिर होस्ट को हम लोग हटा दे तो फिर पैरासाइट या फिर फंगी भी ऑटोमेटिकली फिनिश्ड हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसके और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो कि है सैप्रोफाइटिक। अच्छा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी खत्म हो गया। अभी हम इसके माइसीलियम के बारे में या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बारे में बता सकते हैं। इसमें कैसा माइसीलियम प्रेजेंट रहेगा, क्लास के शुरू में ही आपको बताया। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा इसमें एसेप्टेड हाइफी और कोइनोसाइटिक कंडीशन पाया जाता है। तो फिर हम लिख देंगे हाइफी इज accepted and coinocytic।
ये उसका कंडीशन हो गया। कोइनोसाइटिक मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। फिर हम इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर जंप करेंगे। चलिए, रिप्रोडक्शन में तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कौन सा मोड ऑफ या फिर कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा? वेजिटेटिव में भी पाया जाएगा फ्रैगमेंटेशन। चलिए लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, अच्छा, रिप्रोडक्शन में पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव। पहले हम लिखेंगे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें मिलेगा फ्रैगमेंटेशन। ये आपका कंप्लीट हो गया वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फिर एक काम कीजिए, आप इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये जो स्पेस बचा है यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे उसका पूरा एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है। तो फिर आप इसे पहले जल्दी से लिख लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने जब आपको स्पोर के बारे में पढ़ाया था तो फिर मैं आपको दो स्पोर के बारे में या फिर दो टाइप्स ऑफ स्पोर के बारे में बताया था। एक था एंडोस्पोर और एक था एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है? जो स्पोर या फिर जिस भी टाइप का स्पोर एक कवरिंग के अंदर पैदा होता है या फिर एक कवरिंग के अंदर फॉर्म होता है, उसे हम लोग एंडोस्पोर कहते हैं। और जो टाइप ऑफ स्पोर डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है उसे हम लोग, या फिर उसमें कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं रहता है, उसे हम लोग एक्सोस्पोर कहते हैं। तो फिर यहां पर हम लोग पहले लिख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं एसेक्सुअल, सॉरी। हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाया एंडोस्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर स्पोर जो फॉर्म होगा वो एक कवरिंग के अंदर रहेगा। हम लिखेंगे बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, एंडोस्पोर अभी कैसे फॉर्म हो रहा है, चलिए उसको पूरा साइकिल देख लेते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन का। पहले मैं एक हाइफे ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा हाइफे हो गया, सपोज दो हाइफे हो गया। फिर यहां से क्या, कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है आपको पता ही होगा। फिर यहां से माइसिलियम फॉर्मेशन होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। फिर यहां से मैं माइसिलियम का फॉर्मेशन कर दूंगा। माइसिलियम का फॉर्मेशन हो गया। फिर माइसिलियम के फॉर्मेशन के बाद कौन सा स्टेट आता है? जब माइसिलियम फेवरेबल न्यूट्रिशन मिलता है या फिर माइसिलियम को पूरा परफेक्ट न्यूट्रिशन मिल जाता है, वो फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण या फिर फ्रूटिंग बॉडी को ग्रो करा देता है। तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइसिलियम यहां पर ग्रो हो गया और यहां पर होगा फॉर्मेशन हमारा फ्रूटिंग बॉडी का। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक ऐसे कवरिंग प्रेजेंट रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे स्पोरेंजिया। मैं पूरा परफेक्ट लेवलिंग कर देता हूं अभी, रुकिए थोड़ा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइफी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइसिलियम। फिर इसको हम लोग कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, और इस सैक को जिसके अंदर एंडोस्पोर फॉर्म होगा उसको हम लोग कह रहे हैं स्पोरेंजिया।
अभी देख लेते हैं, इसको थोड़ा एरो दे देता हूं। अभी बोलिए यहां पर हम लोग कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है या फिर माइटोसिस होता है? बताइए बताइए, आपको ही बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। बताइए। हाँ, आपने एकदम सही बताया, यहां पर माइटोसिस होगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि वाया माइटोसिस यहां पर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर यहां पर मैं माइसिलियम और एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा माइसिलियम हो गया, ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी हो गया। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अभी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहां पर ऐसे हम एंडोस्पोर को ड्रॉ करेंगे। यहां पर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ? मैंने बोला वाया माइटोसिस। माइटोसिस से एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, इसे हम कह रहे हैं एंडोस्पोर। अच्छा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या एंडोस्पोर सारा जीवन यहां पर बैठा रहेगा? आपको क्या लगता है? एंडोस्पोर यहां पर सारा जीवन उसको पालेगा? ये सारा जीवन मम्मी पापा बच्चों को नहीं पालते, एंडोस्पोर क्या रखेगा? तो फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा या फिर जब राइट टाइम आएगा तो फिर एंडोस्पोर विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंडोस्पोर विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट। इसको और एक एरो दे दूंगा। और एंडोस्पोर एयर करंट में डिस्पर्स्ड हो गया। अभी जब एंडोस्पोर का जर्मिनेशन होगा तो न्यू हाइफे का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो फिर आप इसको अभी जल्दी से लिख लीजिए। मैं इसके नीचे थोड़ा मार्किंग कर देता हूं, एंडोस्पोर, और यहां पर लिख देता हूं डिस्पर्स्ड इन एयर करंट। अच्छा, अभी देखिए मैं किसी भी जगह पर सेल का प्लॉइडी नहीं लिखा हूं। चलिए अभी एक साथ मिलकर प्लॉइडी को लिख लेते हैं। हाइफे का प्लॉइडी क्या होगा? एन होगा। हाइफे हैप्लॉइड होगा, हाइफे का प्लॉइडी हम लोग एन लिख दिए। फिर माइसिलियम का प्लॉइडी क्या होगा? माइसिलियम का प्लॉइडी भी एन होगा। अभी देखिए यहां पर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रूटिंग बॉडी का प्लॉइडी क्या होगा? इसका प्लॉइडी भी हम लोग एन लिखेंगे। स्पोरेंजिया का प्लॉइडी भी एन होगा। और यहां पर माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में सेल का प्लॉइडी अनचेंज रहता है, तो फिर यहां पर भी एंडोस्पोर का भी प्लॉइडी हैप्लॉइडी होगा। अभी यहां पर तो हैप्लॉइडी लिख दिया, तो फिर ये साइकिल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। आई डोंट थिंक कि कोई भी इसको मतलब समझने में आपको दिक्कत आया होगा, क्योंकि ये साइकिल पहले एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के टाइम में भी सेम टाइप्स का साइकिल ही ड्रॉ किया था मैंने। तो फिर जल्दी से आप लोग लिख लीजिए अभी इसको, फिर हम लोग सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसे जल्दी से लिखिए। चलिए अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास फाइकोमाइसिटिस को देख लेते हैं। मैं पहले यहां पर ए को मिटा देता हूं, तो ही मेरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चला आएगा। अभी हम लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्लास फाइकोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वाया जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। चलिए अभी हम लोग पूरे साइकिल के वाइज देख लेंगे, जैसे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में समझा हमने, अभी इसको भी देख लेंगे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। मैं इधर लिख देता हूं,
बाय जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, तो फिर पहले हम लोग दो हाइफे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी प्रोसेस शुरू हो गया है, ठीक है। अभी दो पहले मैं हाइफे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा हाइफे हो गया, ये और एक हाइफे हो गया। अभी हाइफे क्या फॉर्म करेगा? हाइफे गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा, हाइफे से गैमेट फॉर्म कर देगा। ऐसे एक गैमेट हो गया और यहाँ पर भी एक और एक गैमेट हो जाएगा। अगर अभी आप तक क्लास आप अच्छे तरह से देख रहे होंगे तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि फाइकोमाइसीट्स में जाइगोट का मतलब जाइगोट का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, वहां पर डाइकैरियन स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिर मैं अभी लिखूंगा जाइगोट यहां पर। अभी चलिए इस स्टेप का नामकरण कर देते हैं, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले लिख देता हूं यहां पर हाइफे, और यहां पर भी लिख देता हूं हाइफे। अच्छा, फिर हाइफे से क्या फॉर्म हो गया? हाइफे से फॉर्म हो गया गैमेट। हाइफे से हमारे पास गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट की फ्यूजन से फॉर्म हो रहा है जाइगोट। और हम यहां पर लिख सकते हैं डाइकैरियन स्टेप इज एब्सेंट एंड प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगैमी। हम लोग लिखेंगे डाइकैरियन एब्सेंट होगा, क्रॉस दे दिया, और प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगैमी। अच्छा, ये हो गया आपका पूरा जाइगोट के फॉर्मेशन का प्रोसेस, मतलब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ हो जाएगा, जिसके वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन यहां पर हो जा रहा है। अभी इसका सेल का प्लॉइडी देख लेते हैं। हाइफे का प्लॉइडी क्या होगा? हाइफे का प्लॉइडी एन हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हम लोग एन लिख देंगे। गैमेट का प्लॉइडी भी एन हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग एन लिख देंगे। इसलिए अभी जाइगोट का प्लॉइडी जो होगा 2n होगा, क्योंकि इन दोनों गैमेट के फ्यूजन से ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए जाइगोट का प्लॉइडी 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा जाइगोट। अभी देखिए, अभी यहाँ पर मेन गेम स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या होगा, हमारा जो जाइगोट फॉर्म हुआ उसके सराउंडिंग्स में थिक वॉल का फॉर्मेशन होगा। थिक वॉल के फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा या फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा उसे हम जाइगोस्पोर कह रहे हैं। तो फिर चलिए अभी देख लेते हैं। अभी जाइगोट के सराउंडिंग्स में थिक वॉल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे थिक वॉल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, इसे हम लोग कह रहे हैं जाइगोस्पोर। मैं लिख देता हूं इसको हम लोग कह रहे हैं जाइगोस्पोर। अच्छा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट से, कौन से प्रोसेस से हो रहा है या फिर इसमें क्या मेनली देखा जा रहा है? इसमें मेनली देखा जा रहा है कि थिक वॉल्ड वॉल
formed around zygote. जाइगोट के सराउंडिंग्स में थिक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और उस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हम लोग जाइगोस्पोर कह रहे हैं। अभी जाइगोस्पोर का प्लॉइडी क्या होगा? जाइगोस्पोर का प्लॉइडी भी 2n होगा, क्योंकि ये इसके डेवलपमेंटल स्टेज से ही बन रहा है, मतलब जाइगोट के डेवलपमेंटल स्टेज से ही बन रहा है, इसलिए जाइगोस्पोर का प्लॉइडी भी 2n होगा। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा। तो फिर जाइगोस्पोर जो स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हुआ उसके अंदर ही मियोसिस हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं मियोसिस विल ऑकर इनसाइड जाइगोस्पोर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। हम लोग यहां पर लिखेंगे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, फिर लिखता हूं। ये आपका जाइगोस्पोर हो गया और इसके अंदर फॉर्म हो जाएगा जो स्पोर होगा, जो सेक्सुअल स्पोर होगा वो इसके अंदर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और हम लोग यहां पर लिखेंगे meiosis inside zygospore result in formation of sexual spore। इसके अंदर मियोसिस होके सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लोग सेक्सुअल स्पोर लिख देंगे और एक बार। अभी देखिए, अभी मुझे सेक्सुअल स्पोर का प्लॉइडी बताइए। सेक्सुअल स्पोर का प्लॉइडी क्या होगा? सेक्सुअल स्पोर जो फॉर्म होगा उसका प्लॉइडी n होगा, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट से फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर इसका प्लॉइडी हम लोग n लिख देंगे। 2n से, जो कि जाइगोस्पोर 2n था, उससे हमारा सेक्सुअल स्पोर फॉर्म हुआ जिसका प्लॉइडी हो गया है n, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट से फॉर्म हो रहा है। अभी जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो जाएगा तब क्या होगा? तब क्या ये मतलब सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर के अंदर ही बंद रहेगा? नहीं, तब जो जाइगोस्पोर का थिक वॉल फॉर्म हुआ था उसका रप्चर हो जाएगा। उसका रप्चर होके जो सेक्सुअल स्पोर है वो निकल जाएगा। मतलब हम लोग बता सकते हैं तब सेक्सुअल स्पोर विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट, इस वॉल का रप्चर होके। रप्चर of thick wall of zygospore and spore will be released in air current। अभी जो स्पोर एयर करंट में रिलीज हो गया वो क्या करेगा? वो न्यू हाइफी में जर्मिनेट कर जाएगा। तो फिर इसे हम लोग इस एरो के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल। देखिए मैं आपके लिए इसे और एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? पहले हमारे पास हाइफे फॉर्म हुआ। हाइफे क्या फॉर्मेशन कर रहा है? हाइफे गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है।
अभी यहाँ पर डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फिर फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाइगोट के अंदर या फिर जाइगोट के बाहर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। थिक वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अभी ये थिक वॉल जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जाइगोट के अराउंड थिक वॉल जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसे हम लोग जाइगोस्पोर कह रहे हैं। जाइगोस्पोर का प्लॉइडी क्या होगा 2n, क्योंकि ये जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से ही बनता है। यहाँ पर मियोसिस कहाँ होगा, मियोसिस होगा जाइगोस्पोर के अंदर। जो जाइगोस्पोर फॉर्म हुआ उसके अंदर ही मियोसिस हो रहा है। फिर मियोसिस जो हो जाएगा वहां पर फिर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। अभी जाइगोस्पोर का प्लॉइडी तो 2n है, तो फिर मियोसिस के रिजल्ट से जो सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होगा उसका प्लॉइडी n हो जाएगा। अभी जब भी उसका कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा या फिर उसके फेवरेबल कंडीशन अपना मिल जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो जाइगोस्पोर का थिक वॉल रप्चर कर देगा। जाइगोस्पोर का थिक वॉल रप्चर होने के बाद वो एयर करंट में डिस्पर्स्ड हो जाएगा। फिर वो एयर करंट में डिस्पर्स होके जो सेक्सुअल स्पोर है वो न्यू हाइफे का फॉर्मेशन कर देगा। ये चीज कुछ हो गया आपका सेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटिस के बारे में। यहां पर आपका पूरा फाइकोमाइसिटिस का क्लास कंप्लीट हो जाता है। तो फिर इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग टर्न आउट करेंगे अबाउट क्लास एस्कोमाइसिटिस। तो फिर इसे आप जल्दी से अभी लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक तो आपने ये सब कुछ लिख ही लिया होगा, तो फिर मैं जरा सा इसको मिटा देता हूं। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेंगे, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटिस। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लास एस्कोमाइसिटिस के ऊपर। चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे म्यूकर। पहला हम लोग लिखेंगे म्यूकर। फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे राइजोपस। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप ब्रेड को ऐसे ही ओपन एनवायरनमेंट में रख दोगे या फिर मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रख दोगे तो उसके ऊपर आप देखोगे कैसे एक लाइट ग्रीन या फिर लाइट येलो टाइप्स का एक ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, वही होगा राइजोपस। अच्छा, ये हमारा ब्रेड मोल्ड हो गया। फिर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देंगे जो कि है एल्ब्यूगो। थर्ड एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो इज पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। देखिए, मैंने जब ये फाइकोमाइसिटिस पढ़ा रहा था तब मैंने ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में बताया था, तो फिर एल्ब्यूगो भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के अंदर आ जाता है, ये मैं आपको बता दिया। देखिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 3 एग्जाम्पल्स फाइकोमाइसिटिस के बारे में। तो फिर इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास एस्कोमाइसिटिस को। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अभी हम लोग जानेंगे अबाउट क्लास एस्कोमाइसिटिस। चलिए शुरू कर देते हैं एस्कोमाइसिटिस को। ये हो गया आपका क्लास एस्कोमाइसिटिस। मतलब अभी देख रहे हैं हार्ड वर्क का जमाना ही नहीं रहा, सभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, पर बैलेंस होना चाहिए। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में एक बैलेंस बना रहे तो फिर आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ऐसे ही। चलिए, एस्कोमाइसिटिस के बारे में हम पहले ही लिख सकते हैं, दिस फंगी इज नोन एज सैक फंगी। हम पहले लिखेंगे सैक फंगी।
फिर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान लेंगे कि एस्कोमाइसीट्स में कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एस्कोमाइसीट्स में 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हेटेरोट्रॉपिक के अंदर जो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि है पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक, ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाएगा। तो फिर हम लोग लिख लेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग लिखेंगे सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। फिर हम लोग और कहेंगे इट इज ए इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। डिकम्पोजर फिर हम लोग इसके बारे में और लिख सकते हैं इट इज ग्रो ऑन, या फिर इट ग्रोज ऑन डंक। डंक मतलब काउ डंक टाइप्स का चीज है। इट ग्रोज ऑन डंक। अभी एक जो भी ऑर्गेनिज्म डंक के अंदर ग्रो करता है उसके लिए एक स्पेशल बायोलॉजिकल टर्म यूज हम लोग करते हैं जिसे हम कहते हैं कोप्रोहिलस। तो फिर पहले हम लिखेंगे इट ग्रोज इन डंक। और इसके लिए स्पेशल टर्म यूज करेंगे कोप्रोहिलस। ये आपका हो गया कुछ जनरल कैरेक्टर। अभी देखिए इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन में इसमें भी 3 टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, जो कि है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा? वेजिटेटिव में 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। चलिए इसको लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, अच्छा रिप्रोडक्शन के अंदर पहले हम लिख लेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में हमें कौन सा मिलेगा? वेजिटेटिव में हमें मिलेगा, जैसे आपको बताया, फ्रेगमेंटेशन, फिर मिलेगा फिजन, फिर मिलेगा बर्डिंग। अभी देखिए क्लास एस्कोमाइसीट्स एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा यूनिक क्लास है जिसमें कि फिजन और बर्डिंग मिलता है। फिजन और बर्डिंग मैंने जब पढ़ा रहा था आपको तो मतलब स्पेसिफिकली बताया था कि फिजन और बर्डिंग यूनिसेलुलर फंगी में देखा जाता है। तो फिर हम लोग यहां लिखेंगे सीन इन यूनिसेलुलर फंगी। अच्छा, मैंने बोला यूनिसेलुलर फंगी में देखा जाता है, तो फिर इस क्लास में एक यूनिसेलुलर फंगी जरूर मिलेगा। देखिए किंगडम फंगी जो पहले पूरा एकदम पहले आपको पढ़ा रहा था लेक्चर में, तो फिर मैंने बताया था किंगडम फंगी में सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू के फॉर्म में पाया जाता है, पर क्लास एस्कोमाइसीट्स में अकेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, जो कि पूरे किंगडम फंगी का एक एक्सेप्शन भी है, वो है ईस्ट। ईस्ट एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लास एस्कोमाइसीट्स के अंदर आता है और वो यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो फिर हम इधर लिख देंगे ईस्ट। अच्छा, ईस्ट लिख दिया। अभी और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो कि मल्टीसेलुलर फंगी का, और एक एग्जाम्पल दे देता हूं तो फिर पूरा कोटा कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीसेलुलर फंगी का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो जाता है पेनिसिलियम, जो कि हमारे एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये ऊपर लिख देता हूं मल्टीसेलुलर फंगी
हो गया पेनिसिलियम। ये आपका हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटिस। तो फिर आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि पहले बार की तरह इस बार भी यहाँ पर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल लिखने का जगह नहीं है। तो फिर जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर इसे जल्दी से लिखिए। चलिए अभी हम क्लास एस्कोमाइसिटिस का एसेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जरा देख लेते हैं। तो फिर हम लोग लिख लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, चलिए जान लेते हैं। Asexual reproduction in class Ascomycetes will be via formation of special type of asexual spore, that is conidia। चलिए लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया। कॉनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होगा? प्रोड्यूस्ड exogenously on spatial mycelium conidiophore। That is conidiophore। तो फिर अभी हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्पोर प्रोड्यूस होगा या फिर जो कॉनिडिया प्रोड्यूस होगा, दैट ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसिलियम। चलिए अभी हम लोग इस फंगी का या फिर इस क्लास का एसेक्सुअल लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि कॉनिडिया एग्जैक्टली फॉर्म कैसे हो रहा है। पहले हम लोग कॉनिडिया को इटसेल्फ ड्रॉ कर लेंगे, स्पोर को। यहां पर हम लोग 3 स्पोर ड्रॉ कर लिए। इसको हम लोग कॉनिडिया नाम दे देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कॉनिडिया। अभी कॉनिडिया से क्या फॉर्म होगा? मैंने बोला कॉनिडिया के जर्मिनेशन से हाइफे का फॉर्मेशन होगा। कॉनिडिया का जब भी जर्मिनेशन होगा तब हाइफे फॉर्मेशन हो रहा है। हाइफे से क्या फॉर्म होता है? हाइफे से माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। हाइफे से माइसिलियम का फॉर्मेशन हो गया। फिर जब भी फेवरेबल न्यूट्रिशन मिल जाएगा माइसिलियम को, वो उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करवा देगा। फिर माइसिलियम के अंदर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा जब भी उसे फेवरेबल न्यूट्रिशन। अभी गौर से देखिए, मैंने यहां पर लिखा है एक्सोजेनसली, मतलब यहां पर एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो फिर ऐसे अभी स्पोर ड्रॉ करने का स्टेप में कोई नीड नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं। अभी जो स्पेशल माइसिलियम फॉर्म हुआ या फिर स्पेशल जो हमारा फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हुआ, उसको नाम देते हैं या फिर उसको कहा जाता है कॉनिडियोफोर। तो चलिए इसका भी नामकरण कर देते हैं कॉनिडियोफोर। हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्पेशल माइसिलियम स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी
दैट इज नोन एज कॉनिडियोफोर। अच्छा, कॉनिडियोफोर हो गया स्पेशल माइसिलियम, मतलब स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी हमारा। अभी इस कॉनिडियोफोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, अब बताइए। इस कॉनिडियोफोर में अभी होगा माइटोसिस, क्योंकि हम लोग ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसको अभी एरो दे देता हूं, इसका नामकरण भी कर देता हूं हाइफे, इसको माइसिलियम कहेंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी को, मतलब न्यू जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन होगा उसको ड्रॉ करेंगे फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कौन सा स्पोर फॉर्मेशन होगा, आप बताइए। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फॉर्म होगा कॉनिडिया, मतलब कॉनिडियोफोर के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है कॉनिडिया का। हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसे हम लोग कहेंगे कॉनिडिया, इसे हम लोग कह रहे हैं कॉनिडिया। अच्छा, अभी कॉनिडिया क्या होगा, कॉनिडिया भी फेवरेबल कंडीशन में एयर में डिस्पर्स्ड हो जाएगा। फिर कॉनिडिया क्या होगा, कॉनिडिया एयर में डिस्पर्स्ड हो गया। अच्छा, कॉनिडिया एयर में डिस्पर्स्ड होके फिर देखिए यहां पर अभी हमारा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। वो कॉनिडिया न्यू हाइफी में जर्मिनेट कर देगा। चलिए देखिए, मैंने अभी तक एक भी स्टेप का प्लॉइडी नहीं लिखा हूं। चलिए अभी प्लॉइडी को भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर कॉनिडिया का प्लॉइडी क्या होगा, एन होगा। हाइफे का प्लॉइडी भी एन होगा। माइसिलियम का प्लॉइडी क्या होगा, उसका प्लॉइडी भी एन होगा। देखिए फ्रूटिंग बॉडी जो फॉर्म हुआ हमारे पास कॉनिडियोफोर, उसका प्लॉइडी भी एन होगा। अभी देखिए कॉनिडियोफोर में माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मतलब प्लॉइडी का नंबर कोई चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता है, तो फिर यहां पर लिख देंगे माइटोसिस। माइटोसिस लिख दिया और कॉनिडिया का प्लॉइडी भी एन हो गया, क्योंकि ये सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर भी कॉनिडिया का प्लॉइडी एन दे दिया, तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया एसेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास एस्कोमाइसीटेस। एक बार आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां पर कॉनिडिया का जर्मिनेशन होके हाइफे का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइफे फिर माइसिलियम में डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। फिर माइसिलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा, यहां पर फ्रूटिंग बॉडी हमें मिलेगा स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम कहेंगे कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर में माइटोसिस होकर क्या जनरेट करेगा, कॉनिडिया। कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया जनरेट करेगा। कॉनिडिया क्या है, एक एक्सोस्पोर है। फिर कॉनिडिया तो सारा जीवन यहां बैठा नहीं रहेगा। कॉनिडिया विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट एंड इट विल फर्दर जर्मिनेट इनटू न्यू हाइफे। तो फिर आप इसको अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ जाऊंगा, तो फिर आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। मैं अभी बहुत चालाकी से यहां पर ए को मिटाते हुए शुरू कर दूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास एस्कोमाइसीटिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा क्लास एस्कोमाइसीटिस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी वाया फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर नोन एज एस्कोस्पोर। तो फिर हम लोग पहले लिख देंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर, बाय एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, एस्कोस्पोर कैसे फॉर्म होगा,
एस्कोस्पोर एक एंडोस्पोर है। जो पहले हमने पढ़ा था वो एक्सोस्पोर था, पर जो एस्कोस्पोर है वो एक एंडोस्पोर है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड endogenously on sac like ASCII। देखिए ASCII जो है वो प्लूरल फॉर्म होगा, ASCII के साइड में मैं प्लूरल लिख देता हूं, और जो एस्कस है वो सिंगुलर फॉर्म है, एस्कस। इसको मैं सिंगुलर फॉर्म ऐसे सिंबलाइज कर दिया। अभी क्या होगा, इसका फ्रूटिंग बॉडी का नाम भी अलग होगा, जैसे पहले आप देखे थे। तो फिर इसका फ्रूटिंग बॉडी के बारे में लिख सकते हैं ऑन डिफरेंट फ्रूटिंग body known as एस्कोकार्प। इसे हम कहेंगे एस्कोकार्प। आप इस चीज को जल्दी से लिख लीजिए। अगर आपको ये समझ में अभी शायद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे समझ में कभी आने वाला पॉसिबल है भी नहीं, ये बस एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया। मैं जब पूरा साइकिल ड्रॉ करूंगा तो फिर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप पहले इसको जल्दी से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप जब साइकिल पढ़ के इसको टैली करोगे तो फिर आपको कुछ पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो फिर देखिए, इसको जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज नोट डाउन कर लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अभी हम लोग इसके साइकिल की तरह मूव करेंगे, देख लेंगे एक्चुअली में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम दो हाइफे ड्रॉ कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंडा तो आपको पता ही है। पहले हम क्या करेंगे, यहां पर भी दो हाइफे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हाइफे से कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है, हाइफे से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हाइफे से फॉर्मेशन होगा हमारे प्यारे से गैमेट का। नन्हे मुन्ने गैमेट यहां पर फॉर्म हो गए। अभी यहां पर आपको क्या लगता है क्या होगा इसके बाद के वाला स्टेप? अब बताइए आपको क्या लगता है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैंने ये पहले आपको बता दिया है। अभी आप बताइए आपको क्या लगता है। देखिए यहां पर अभी डाइकैरियन स्टेप का फॉर्मेशन होगा। मतलब पहला प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस होगा यहां पर प्लाज्मोगैमी। तो फिर हम यहां पर ऐसे डाइकैरियन स्टेप को ड्रॉ करेंगे। यहां पर दो सेपरेट न्यूक्लियस को भी ड्रॉ करेंगे। अभी जरा सा नामकरण भी कर लेते हैं, डाइकैरियन। डाइकैरियन स्टेप, ये गैमेट हो गया और ये हमारा भी गैमेट हो गया। फिर ये हमारा हाइफे हो गया। इसको और लिखने का जरूरत नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या होगा, पहले होगा प्लाज्मोगैमी। हम लोग लिख देंगे प्लाज्मोगैमी। अब तक तो आपको पता चल ही हो गया होगा कि प्लाज्मोगैमी में क्या होता है। प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाएगा, फिर कौन सा स्टेप आएगा हमारा, फिर हमारा डाइकैरियन के बाद आएगा जाइगोट। फिर यहां पर फॉर्मेशन होगा हमारे प्यारे से जाइगोट का। जाइगोट, डाइकैरियन से जाइगोट कौन से प्रोसेस से आता है, डाइकैरियन से जाइगोट आएगा भाया कैरियोगैमी। तो फिर हम यहां पर लिख देंगे
अच्छा, कैरियोगेमी हो गया तो, और ये हमारा जाइगोट हो गया। अभी जाइगोट तक पहुंच ही गए हैं तो फिर हम लोग सेल का प्लॉइडी भी थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। देखिए, हाइफी का प्लॉइडी यहाँ पर एन होगा, इसका भी प्लॉइडी एन होगा, गैमेट का प्लॉइडी भी एन होगा, इसका भी प्लॉइडी एन होगा। प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियोन का प्लॉइडी क्या होगा बताइए? नहीं नहीं, आप ही बताएंगे, बताइए। हाँ, ठीक बताए हैं, डाइकैरियोन का प्लॉइडी भी होगा n प्लस एन। डाइकैरियोन का प्लॉइडी n प्लस एन हो गया। अभी जब कैरियोगेमी हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो फिर जाइगोट का प्लॉइडी हो जाएगा 2n। जाइगोट का प्लॉइडी 2n हो गया। अभी जाइगोट से फॉर्म होगा डिप्लॉइड हाइफे का। जाइगोट से हमारा हाइफे फॉर्मेशन होगा। ये हमारा फॉर्म हो गया हाइफे। पर ये हाइफे नॉर्मल हाइफे नहीं है, ये हाइफे डिप्लॉइड हाइफे है। ये एक स्पेशल बात है। हाइफे जिसका प्लॉइडी होगा 2n, मतलब डिप्लॉइड हाइफे है। फिर हाइफे के बाद क्या फॉर्म होता है? हाइफे के बाद हमारा आता है माइसिलियम। हम सभी को तो अब तक मुंह जवानी याद हो गया होगा। इसके फॉर्म होता है माइसिलियम। माइसिलियम का प्लॉइडी भी n होगा, मतलब 2n होगा, सॉरी, माइसिलियम भी डिप्लॉइड होगा। हम लोग यहां पर लिख देंगे माइसिलियम। जिसका प्लॉइडी 2n होगा। माइसिलियम पर क्या होता है? माइसिलियम पर फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन होता है। चलिए लिख देते हैं उसको भी। माइसिलियम के बाद यहां पर इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन होगा। ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी हो गया। अभी आप बताइए कि यहाँ पर कौन से स्पोर का फॉर्मेशन होगा? मतलब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मतलब नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एक्सोस्पोर होगा कि एंडोस्पोर होगा। याद कीजिए अच्छी तरह से, इसके पहले जब वो एनसीईआरटी का लाइन लिखा रहा था तभी मैंने बोला था एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजेनसली ऑन सैक लाइक एस्की। एंडोजेनसली मतलब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जो सैक रहेगा उसको हम लोग एस्कस कहेंगे। तो फिर यहां पर जो सैक प्रेजेंट होगा उसको हम लोग एस्कस कहेंगे। जरा इसका नामकरण भी कर देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम लोग कहेंगे एस्कोकार्प। इसे हम लोग कह रहे हैं एस्कोकार्प। आई होप ये आपको अच्छी तरह से देख रहा है। मैं यहां पर और एक बार लिख देता हूं इसको, एस्कोकार्प को। ये हो गया हमारा एस्कोकार्प। और जो सैक होगा उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं एस्कस कहूंगा। जो सैक होगा उसे मैं एस्कस कहूंगा। अच्छा, ये हो गया हमारा एस्कस। अच्छा, नाइस एंड फाइन। अभी क्या होगा? हम लोग कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो बेटा यहां पर मियोसिस होगा। चलिए देख लेते हैं, फिर से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहां पर हो जाएगा मियोसिस। अच्छा, यहां पर मियोसिस होके एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर हम एस्कोस्पोर को ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया एस्कोस्पोर को। और ये कौन से डिवीजन से बनेगा? ये बनेगा मियोसिस के वजह से। इस यहां पर थोड़ा थोड़ा करके एरो दे देता हूं, एरो मिसिंग चला गया था। यहां पर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस।
अच्छा देखिए माइसिलियम 2n है, जो हमारा एस्कोकार्प फॉर्म हुआ उसका प्लॉइडी क्या होगा, उसका प्लॉइडी भी 2n होगा। हाँ, फिर हमारे पास जो एस्कस है जो कि सैक है, उसका प्लॉइडी क्या होगा, उसका प्लॉइडी भी 2n होगा। अभी एस्कोकार्प में मियोसिस होके जो हमारा एस्कोस्पोर है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो एस्कोस्पोर होगा उसका प्लॉइडी n होगा और यहां पर मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहां पर एस्कोस्पोर, यहां पर लिख देता हूं। इसका प्लॉइडी क्या होगा, n। ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, एस्कोस्पोर और उसका प्लॉइडी n हो गया। अभी ये एस्कोस्पोर एयर में फेवरेबल कंडीशन जब भी आएगा एयर में डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, ऐसे डिस्पर्स्ड हो गए। अब क्या फॉर्मेशन होगा, जर्मिनेट करके एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके अब न्यू हाइफे का फॉर्मेशन कर देगा जो कि n होगा, मतलब जिसका प्लॉइडी n होगा। एस्कोस्पोर इसे लिख देता हूं। ये आपका कंप्लीट सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो गया एस्कोमाइसिटिस का, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया एस्कोमाइसिटिस का। मैं आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए हमारे पास हाइफे है, पहले हमारे पास हैप्लॉइड हाइफे है। हैप्लॉइड हाइफे से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद यहां पर डाइकैरियन स्टेज का फॉर्मेशन होगा, इसलिए पहले होगा प्लाज्मोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मोगैमी हुआ। फिर प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन स्टेज का डेवलपमेंट होगा जाइगोट में। जाइगोट का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, जाइगोट का प्लॉइडी 2n होगा क्योंकि यहां पर कैरियोगैमी हो रहा है। फिर जाइगोट डेवलप होगा न्यू हाइफे में, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइफे है जिसका प्लॉइडी होगा 2n, मतलब डिप्लॉइड हाइफे का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहां पर आ जाएगा हमारा माइसिलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम, आप सभी को पता ही होगा अभी तक। हाँ, फिर माइसिलियम के ऊपर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के वजह से डेवलपमेंट हो रहा है फ्रूटिंग बॉडी का। यहां पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम हम लोग क्या बताएंगे, यहां पर फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग कह रहे हैं स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी नोन एज एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कह रहे हैं एस्कस। फिर यहां पर मियोसिस होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये 2n है, 2n से n का हमें कन्वर्शन करना ही है तो फिर मियोसिस ही होगा। मियोसिस होके फॉर्म होगा एस्कोस्पोर का। एस्कोस्पोर फिर डिस्पर्स्ड हो जाएगा एयर में, फेवरेबल कंडीशन जब भी आएगा फिर ये न्यू हाइफे का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर ये आपका कुछ हो गया पूरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिटिस। तो आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। आई होप आप सभी लोगों ने अब तक ये चीज नोट डाउन कर लिया होगा। तो फिर मैं इसे जरा मिटा देता हूं। अभी हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटिस। क्लास एस्कोमाइसिटिस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे एस्परजिलस। पहला हम लोग लिखेंगे एस्परजिलस। अच्छा, एस्परजिलस हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं क्लेबिसेप्स। फिर थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, हमारा हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में हम लोग बता सकते हैं इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो फिर इसे को हम लोग लिख देंगे न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। अच्छा, ये आपका हो गया न्यूरोस्पोरा के बारे में। फिर फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मॉरल्स।
मॉडल्स, एंड फिफ्थ हम लोग लिखेंगे टफल्स। मॉडल्स और टफल्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, दिस आर कॉन्सिडर्ड एज डेलिकेट्स एंड दिस आर द एडिबल एस्कोमाइसिटिस। हम लोग लिखेंगे considered as delicate, और हम लोग और भी कहेंगे edible ascomycetes। तो फिर ये हो गया आपका कुछ एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल्स। आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए एस्परजिलस क्लेविसेप्स ये तो हो गया सिंपल। फिर आ गया हमारा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। फिर आ गया हमारा मॉडल्स और टपल्स, दीज आर कंसिडर्ड एज डेलिकेट्स एंड दीज आर एडिबल फंगी ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है क्योंकि इस एग्जाम्पल से ही आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन कर देगा, कुछ ना कुछ तो आता ही है एग्जाम्पल से फंगी का। तो फिर आप इसे अभी जल्दी से लिख लीजिए। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज लिख लिया होगा, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज क्लास। अगर आपको नोट समझने में मेरा लिखा हुआ हैंडराइटिंग, मेरा ब्रिलियंट हैंडराइटिंग, या फिर आपको कोई भी टॉपिक में जरा सा भी दिक्कत है, मैं जिन जो क्लास पढ़ाया फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें। मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।